जो आवश्यक चीजें होंगी मैं आपको कंफर्म करते हुए आगे बढ़ूंगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार दिया है 48 और उसका कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज 50 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये आपको इस प्रश्न में दिया है कवर करने के लिए। जो कर सकते हैं प्लीज इसका सोल्यूशन करें। सबसे पहले आप देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार से है कॉन्सेप्ट इसका। इसमें क्या है, यहाँ पर आधार 48 दिया है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 90 डिग्री, और पूरा सेशन में आप ध्यान दीजिएगा, पूरा सेशन पीवाईक्यू बेस्ड है, अर्थात पुराने प्रश्न पत्र पे आए हुए क्वेश्चन के आधार पर है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, 50 है। अब आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर उसकी बेस और हाइट मतलब समकोण भुजा बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं अगर आपको दी गई हैं, तो आपका एरिया जो होता है वह 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट या एरिया होता है। ध्यान देना कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही फिगर आपको बना के दिया जाए जिसमें भुजाएं समकोण बना रही हो। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हो जाए, कैसे भी देखिए ऐसे बना दे अगर कोई फिगर जहां पर किसी भी एक वर्टेक्स को लेकर के विपरीत शीर्ष बिंदु, विपरीत भुजा पर एक लंब डाल दे, तब भी हम इस लेंथ को आधार बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। मतलब किसी भी परिस्थिति में सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है। रही बात समकोण त्रिभुज की, तो आप सबको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो सबसे बड़ी होती है, हिंदी में कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। दो भुजाएं जो आपके पास बची होती हैं जो समकोण बनाती है, एक आपकी बेस अर्थात आधार कहलाती है और दूसरी आपकी परपेंडिकुलर या लंब कहलाती है। उसमें से कोई भी हो सकती है और डिपेंड करता है कि हमारी पोजीशन क्या है, हम कहां से ऑब्जर्व इसको कर रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, जैसे इसको अगर आप हाइपोटेन्यूज एच कहें तो एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, मतलब आधा जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कभी कभी आपके प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं जहां पाइथागोरियन ट्रिपलेट रिलेटेड काम किया जाता है। मतलब ऐसी कौन कौन सी हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज अगर आपके पास कभी भी हो, समकोण त्रिभुज में मान लो जैसे यह भुजा आपकी कितनी है, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 6 है, ये 8 है, यह 10 है, यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट कर रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंसिडरेबल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में देखिए क्या सिचुएशंस बन रही है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। हाँ, 6 का वर्ग करने से 36 होता है और 8 का वर्ग करने से कितना होता है, 64 होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर 64 को 36 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और भी भुजाएं होती है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करती है, जैसे 5 12 13, 5 12 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करेगा। 24 25, 24 25 और 7, 7 का वर्ग 25 का, 24 का वर्ग और यहाँ पर 25 का वर्ग। ऐसे ही कई सारे रिलेशंस होते हैं जहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कभी कभी लेंथ इतनी ज्यादा होती है, जैसे मान लो मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए मैंने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रिलेशन लिया है जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक है, मान लो सबसे बेसिक सोचे तो यह 3 है या 4 है या 5 है, यह 3 है या 4 है 5 है। अगर हम इसको समानुपातिक कर दे, सपोज करो हम इसको 10 से गुणा कर दे तो यह 50 होगा, तो इसको भी 10 से गुणा करो 30 होगा, इसको भी 10 से गुणा करो 40 होगा। मतलब 40 30 और 50 में भी सेम रिलेशन होगा, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करेगा। ऐसे अगर मैंने कहा कि आपके सामने देखिए ध्यान से, मान लीजिए 5 है 12 है 13 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करता है। सब में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दे, मान लो यह 25 हो, 12 पंचे 60 हो, 13 पचे 65 हो, ये भी देखिए जो तीनों बनकर आ रही है ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करेंगी। तो कुल मिला के अगर हम भुजाओं के रिलेशंस पर ही डिसाइड कर ले तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे जो प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम सबको पता है कि एरिया के लिए अपने को क्या चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए, करेक्ट है। तो अपने पास बेस तो है बट हाइट नहीं है, तो हाइट के लिए जैसे हम नियम लगाए चले कि हम लोग यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा हाइट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल करने से चीजें प्राप्त होंगी। अभी चलिए हम लोग को यहाँ पर 50 का वर्ग है, 48 का वर्ग है, 50 के वर्ग से 48 के वर्ग को घटाए तो बड़ा अजीब है, कंफ्यूजन है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा आसान कर ले तो चीजें आसान हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जैसे 2 से डिवाइड करे 25 होगा, 2 से डिवाइड करे 24 होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया 25 है 24 है तो यहाँ पर 7 होगा। लेकिन यह 25 24 7, 24 7 और 25 का पाइथागोरियन रिलेशन होता है। आपने देखा कि इसका 2 से भाग हुआ है, इसका भी 2 से भाग हुआ है, तो इसका मतलब इसका भी हुआ है, तो डबल कर दीजिए तो 14 होगा। मतलब परपेंडिकुलर आपका 14 होगा, यहाँ पर बेस आपका 48 है और हाइट हाइपोटेन्यूज आपकी 50 है। बट एरिया के लिए आवश्यक क्या है बताइए, 1/2 गुणे बेस, बेस है 48 और अभी अभी हमने हाइट निकाली है 14। 2 से डिवाइड करें 7 बार, 7 8 56 होता है, 7 चौके 28 5 33 होता है।
336 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, यही एरिया होगा। ठीक है, इस त्रिभुज का यही एरिया होगा। एक अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी परिधि पूछ रहा है। परिधि मतलब एक प्रकार से परिमाप पूछ रहा है। कभी कभी इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा कंफर्म कर देना चाहता हूँ। समबाहु त्रिभुज की छोटी छोटी बातें आप लोग जान लीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए, एक ऐसा त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। यह तीन की तीनों बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब सबकी सब भुजाएं बराबर हैं, तो वही समबाहु त्रिभुज है। आप सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, कंफर्म करके बताइए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है ना, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको अपडेट रहा करे तुरंत बता दिया करिए। 60 डिग्री के बराबर क्यों होता है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो सभी कोण भी बराबर होंगे, और कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो 180 को 3 से भाग कर दे तो प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री के बराबर होगा। चलो, इतना कंफर्म है। हमारे यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आप ध्यान से देखिएगा, उसको कंफर्म कर लीजिएगा। आपके पास जैसे जो कॉमन पेपर देंगे उनके लिए यहाँ पर कभी कभी फार्मूले बेस्ड भी प्रश्न आपके पास परीक्षा में दिख जाएंगे, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉमन पेपर वालों में अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होगी। आपको टर्म पता है कि नहीं पता, इसकी जरूरत होगी। आपको कह दिया जाए कि अगर एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज ऐसे प्रेजेंट कर दिया, सभी भुजाएं मान लीजिए ए हैं, इसके एरिया के बारे में जान लो, √3/4 ए वर्ग होता है, मतलब भुजा का वर्ग का √3/4 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। पहली चीज, ये आपसे कभी फार्मूला ही रिलेटेड पूछ लेता है, कंफ्यूज कर देता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें हमसे कहा जाता है कि हमें इसकी इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई का मतलब होता है किसी भी शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई लंब की लंबाई ही ऊंचाई कहलाती है, या इसको हम कह सकते हैं कि इस शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा की दूरी क्या है। जैसे आप कुछ भी शब्द यूज कर लो, बात वही है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऊंचाई की बात कर रहा है, इसकी हाइट जो होती है वह √3/2 इंटू ए होती है, इतना यूनिट इसकी हाइट हो जाती है। जैसे कभी कोई एग्जाम्पल आपको बता दे आपसे कह दे कि समबाहु त्रिभुज है, मैं कुछ और बातें भी जरूरत की उसको भी कंफर्म कर दे रहा हूँ, वो भी आप लोग जाने रहिएगा, जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अगर 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, एरिया क्या होगा, लिख सकते हो √3/4, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग होगा जो कि 64 होता है, मतलब आप इसको √3/4 गुणे आप 64 कर दो, 4 16 बार 64 होता है, तो 16√3 एरिया हो गया। यहीं पर मैं आपसे हाइट पूछता तो कहते हैं आप √3/2 इंटू 8 होगा, मतलब 4 बार जाएगा तो 4√3 हो जाएगा। एक बात और जान लीजिएगा, वो भी बहुत ही जरूरी है, हाँ बिल्कुल, सबका कमेंट में देख रहा हूँ, मन टू स्मार्ट सर में, बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूँ अच्छे से, और आप लोग थोड़ा सा कुछ बातें और अपडेट कर लीजिएगा। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं जो प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, एक समबाहु त्रिभुज था, यहाँ पर एक डाउट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, और उस पर भी प्रश्न बनेगा तो आप एग्जाम में कर आएंगे। हमारे पास अगर मान लो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, हमको एरिया दे रखा है, एरिया दिया है 4√3, एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए वर्ग ना, 4√3 कर दो, √3 से कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4 अर्थात 16 होगा ना, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया, ए बराबर आपका 4 होगा, मतलब भुजा आपकी कितनी हो गई 4, सभी भुजाएं 4 हो गई। अगर सभी भुजाएं 4 हो गई, इसका पेरीमीटर अर्थात परिधि पूछा है, तो परिधि होगा 4, मतलब परिधि हमेशा सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो आप लिख दो 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 सेंटीमीटर इस प्रश्न का हल आएगा, जो आप में से देखिए कई सारे लोगों ने हमें बताया भी है। पर थोड़ा सा एक बात को दिमाग में रखिएगा, अगर कभी समबाहु त्रिभुज हो, मैंने समकोण का भी कॉन्सेप्ट बताया है और भी त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट बताया है, जरूरत पड़ने पर हम इसका कोई स्पेशल सेशन भी लेकर के आपको समझा देंगे। जैसे कभी कोई एक समबाहु त्रिभुज है, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, प्लीज ध्यान से अच्छे समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड काम यहाँ पर ज्यादा करते हैं, हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि आपको वह फैक्ट क्लियर हो जाए जो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कभी भी कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए तो आप उसका सोल्यूशन कराएं। पहली चीज, हम त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना सकते हैं,
अगर कभी आपने देखा होगा त्रिभुज के अंदर बना जो वृत्त होता है, इसको आप क्या कहेंगे? इस वृत्त का नाम बोलो, क्या कह सकते हो? इसे आप इन सर्कल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन सर्कल। हिंदी में कहते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त, ये हो गया इन सर्कल, जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? अंतःवृत्त। अब दूसरा एक और सर्कल बन सकता है ऐसे, देखिए ऐसे। इस सर्कल को आप क्या कहेंगे पता? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, जिसे हिंदी में कहेंगे परिवृत्त। क्या कहेंगे? परिवृत्त। एक हो गया अंतःवृत्त, दूसरा होता है परिवृत्त। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपसे दो चीजें पूछ सकता है। कभी कहेगा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं फला 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 है, भुजाएं दे देगा, उसके अंतःवृत्त बने त्रिभुज उसके अंतः बने वृत्त वृत्त का एक सेकंड, एक सेकंड। उसके अंतः बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके परिवृत्त की परिधि क्या होगी, उसके अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। मतलब इन सब के लिए जरूरी जो होता है वह यह जरूरी होता है कि आपको इसकी रेडियस पता चल जाए। जो ये सर्कल आप अंदर देख रहे हैं इसकी रेडियस क्या होगी, और जो बाहर देख रहे हैं उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या को समझने के लिए पहले इसका सेंटर सोचो। और एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, जो दोनों वृत्त बने हो कोसेंट्रिक है, मतलब सकेंद्रीय है, अर्थात केंद्र दोनों के बराबर है। त्रिज्या वह रेखा होती है, जब कभी सर्कल बनता है तो त्रिज्या वह लेंथ होती है जो कि केंद्र से सतह को मिलाती है। अगर केंद्र से सतह को मिला दे, दिस लेंथ इज कॉल्ड द स्मॉल आर, इसे अंतःवृत्त की त्रिज्या कहेंगे। जबकि अगर यहां से यहां तक मिला दे, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल आर, इसे क्या कहेंगे? कैपिटल आर कहेंगे। अब आपको कैपिटल आर मतलब इसको कहेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। क्या कहेंगे? परिवृत्त की त्रिज्या, जो कैपिटल आर है। हाँ, दूसरा जो आपके पास स्मॉल आर है, यह अंतःवृत्त की त्रिज्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अब इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए, अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि त्रिभुज की ऊंचाई यच होती है, अगर मान लो हम त्रिभुज की ऊंचाई ले ले यच, समबाहु त्रिभुज था, प्रत्येक भुजा इसकी मान लो ए थी, ए थी, ए थी, ऊंचाई को लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए लिख सकते हैं ऊंचाई को। और मैं आपको एक अपडेट कर देता हूं कि यच बराबर क्या होगा? आर प्लस आर होगा। मतलब अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का योग ही तो ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, दोनों को जोड़ दो तो आर है, दोनों को जोड़ दो तो एच है। कन्फर्म? एक बात ध्यान से समझिएगा, हम आपको रिलेट करके बता दें कि जो जो ऊंचाई होती है, अगर हम उसका 2/3 करते हैं, 2/3 एच जो होगा वो कैपिटल आर होगा, और 1/3 एच करने से क्या होगा पता है? स्मॉल आर होगा। स्मॉल, तो यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर इज इक्वल टू 2:1। मतलब परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा। ये आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर अपडेट किया है। इसको क्लियर रखिएगा, इसको समझ कर रखिएगा, कभी इसमें डाउट मत रहिएगा आप लोग, ठीक है? डाउट में मत रहिएगा। अब जैसे कभी भी, हाँ, कभी भी अगर आपको जैसे मान लो क्षेत्रफल ही ज्ञात करना हो कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि अब त्रिज्या का रिलेशन आप समझ पा रहे हैं। अगर त्रिज्या का रिलेशन आपका क्लियर हो गया है तो क्षेत्रफल भी इजीली डिफाइन करना आपके लिए आसान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे आपके पास देखिए क्या है, आपके पास यच तो कंफर्म ही है, यच का 2/3 कर दीजिए तो आपको कैपिटल आर मिल जाएगा, और यच का 1/3 कर दीजिए तो आपको स्मॉल आर प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि हम भुजाओं की मदद से भी इजिली बता सकते हैं कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी तो ऊंचाई की हम उपयोग कर रहे हैं, ऊंचाई के आधार पर जा रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर मैंने लिखा 2/3 इंटू कितना? 2/3 इंटू एच। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2/3 इंटू एच की जगह पर √3/2 इंटू ए लिख सकते हैं। करेक्ट? यह इससे खत्म होगा। आप इसको लिख दो √3/3 इंटू ए। कभी कभी थोड़ा सा इसको दूसरे वे में लिख दिया जाता है ऐसे, कि आप रेशनलाइज, अक्सर माना जाता है कि रेशनलाइज जो परमेयीकरण होता है वह हर का होता है। इसमें हर ऑलरेडी रैशनल है, लेकिन फिर भी जैसे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3 को √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कर दो, नीचे भी कर दो। यह आपका एक खत्म हो जाएगा, एक सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा पता है? ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे, और यह इससे खत्म होकर आप a/√3 लिख सकते हैं। ये जो हो जाएगा कैपिटल आर होगा। परिवृत्त की त्रिज्या भुजा की मदद से a/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए भी मैं आपको फार्मूला और एक कॉन्सेप्ट यही समझा देता हूं।
अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। स्मॉल आर मैंने लिखवाया है क्या, 1/3 इंटू एच, तो आप इसको लिखिए 1/3 इंटू √3/2 इंटू ए कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी रेशनलाइज करोगे तो √3 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू √3, तो यहाँ पर ए रहेगा, ये दोनों इससे खत्म हो जाएंगे और यह हो जाएगा कितना, 1/2 √3 इंटू ए। इस तरह से हम लोग यहाँ पर अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कभी आपके सामने मान लो एक प्रश्न है, मैंने कहा कि ये समबाहु त्रिभुज है, जो आपसे हो सके आप प्लीज जरूर बताओ। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर। मैंने कहा इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतर्गत बने बने वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ठीक है, अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा। कुछ एक पॉइंट भी लिखवाऊंगा, वो भी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। लेकिन पहले इसको सोच लीजिएगा, अंतर्गत बने वृत्त का अर्थात अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे अंदर जो वृत्त बना है इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात हमसे कर रहा है, इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ये देखिए जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, 2 बार में ट्राई किया लेकिन नहीं बना, लेकिन अब की बार बन जाएगा। हाँ, ये देखो बन गया। यहाँ पर सेंटर है और इस रेडियस की बात हमको कर रहा है। इस रेडियस से हम जो हमारे पास आएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया अंतःवृत्त की त्रिज्या जो मैंने लिखवाया 1/2 √3 इंटू ए होता है, ये लिखवाया मैंने। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 √3 इंटू ए की जगह पर कितना पुट कर दो, 8 रख दो, 2 से डिवाइड कर दे 4 हो गया, 4/√3 हो गया। और सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है, हाँ एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आप लिखिए पाई, पाई को रहने दीजिए ऐसे, आर मतलब 4/√3 का होल स्क्वायर। वो डिपेंड करता है एग्जाम में, क्योंकि पाई का मान 22/3 होता है, तो अगर जरूरत पड़ी तो रखना, नहीं जरूरत पड़ी तो कोई बात नहीं, पाई रहने दीजिए। 4 चौके 16/3 हो जाएगा, मतलब आप लिख सकते हैं 16 पाई/3। यह अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो हमारे पास एक त्रिभुज बना था उसके अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल ये आ रहा है। क्लियर है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे ही मान लो इसी त्रिभुज में, आई होप आप सबको समझ में आई होगी बातें जो मैंने यहाँ पर बताया है। ऐसे मान लो आपके सामने एक फिर से कंडीशन आ जाए, बहुत ध्यान से उसको भी देख लीजिएगा। ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भी भुजाएं वही जो मैंने 12 बोला है, वही चलिए 12 रख लेते हैं। और मैंने कहा कि जो आपके पास समबाहु त्रिभुज है, इसके परिगत परिगत बने वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिगत बने वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग बता दो, मतलब ऐसे एक वृत्त बना दे, जैसे अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए ऐसे एक वृत्त बना दे, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फिर से आप देखो, ये रेडियस होगी इसकी, कैपिटल आर होगा, आप चाहे इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, ऑल आर द रेडियस। या हम जैसे ऊपर से ही अभी ड्रॉ किए थे, एकदम सेम वही चीज होता है। तो आप सबसे पहले उसकी रेडियस निकालो। मैंने लिखवाया a/√3 होता है, क्या होता है भाई, a/√3 होता है। ए मतलब भुजा, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ए का मतलब लिखो 12/√3, और एरिया के लिए भी फार्मूला हम लोगों ने लिखा पाई आर स्क्वायर होता है, 12/√3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो आप इसको लिखिए, पाई रहने दीजिए, 12 बराम में 144 बटे कितना कर दीजिए, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 चौके 12, 3 अठे 24, मतलब 48 पाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 48 पाई जितने लोग बता रहे एकदम सही है, कंफर्म है। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ रही है, क्लियर है। कंफर्म करते चलिए, अगर किसी को कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो प्लीज हमें बताते जाइए, उसी हिसाब से हम वर्क करते जाएंगे। एक प्रश्न और एक नोट मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, उसको भी बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कभी भी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, हाँ पहला देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है, अगर सपोज करिए समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतर्गत और परिगत, हिंदी में अंतर्गत और परिगत मतलब इनस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। अंग्रेजी अगर आप पढ़ते हैं तो इनस्क्राइब्ड, इनस्क्राइब्ड मतलब अंतर्गत होता है, ठीक है, इनस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड परिगत कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत बने वृत्त की त्रिज्या 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 का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, क्या बोला हूं कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत बने वृत्त की त्रिज्या का अनुपात R/R, R/R कितना हो जाएगा, 1:2 होगा।
कितना होगा 1:2। मैंने लिखवाया था वहां पर, जैसे वहां पर परिगत हो अंतर्गत हो तो 2:1 है, और यहाँ पर अगर हमने लिखा अंतर्गत है और परिगत है तो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। एक चीज यहीं पर आपसे और पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतर्गत और परिगत परिगत बने बने वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, मैंने क्या लिखवाया, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत बने वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सीधा सीधा लिख लीजिएगा यहाँ पर A1:A2, डिपेंड करता है कि पहले कौन से वृत्त की बात कर रहा है। अंतर्गत बोल रहा है, अंतर्गत अंदर रहेगा, परिगत बाहर रहेगा, तो परिगत बड़ा होता है, अंतर्गत छोटा होता है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, 1:4 होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। यस, तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम इस तरह के प्रश्नों पर ना आए, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न आपका कंफर्म हो गया, इसमें किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से तो अभी नहीं होनी चाहिए, सबको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ा जाए, कंफर्म करो सभी लोग, जिससे कि आगे बढ़ चले और समझ कर चले। जैसे एक चीज और मैं आपको कभी बता दूं कि पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हैं इतनी बातों को तो क्लियर ही कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर हम एक कह दें कि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर जिसे आप क्या कहते हैं वर्ग, वर्ग वर्ग भी एक समबहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है। जैसे आप देखो ऐसे, एक देखिए वर्ग है, वर्ग भी एक समबहुभुज है, इसकी भी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर ही होती हैं। ये देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं, और अगर सभी भुजाएं बराबर है तो इसका क्षेत्रफल भी आप जानते होंगे, एरिया क्या होता है A² होता है, और इसका परिमाप क्या होता है 4A होता है। इतनी बातें आपको कंफर्म होगी। इसके अंदर भी वृत्त बनता है, उसके बाहर भी वृत्त बनता है, समझ रहे हैं। इसके अंदर भी वृत्त बनता है, इसके बाहर भी वृत्त बनता है। जैसे अगर मान लो इसके अंदर कोई वृत्त बन गया ऐसे ऐसे, और इसके बाहर कोई वृत्त बन गया, तो आपसे अगर मान लो मैं पूछ लूं कि अगर एक वर्ग के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब इन सर्कल, इन सर्कल की त्रिज्या देखो बताओ क्या हो जाएगी। जैसे इसको त्रिज्या समझना है, इसको पहले सेंटर समझिए। जैसे मैंने आपको कहा था सेंटर हमेशा कोसेंट्रिक होता है। ये जो लेंथ होगी स्मॉल आर होगी, और ये देखो ऐसे समझने की कोशिश, चाहे यहाँ से समझिए चाहे यहाँ से समझिएगा, दोनों के डिस्टेंस में चीजें कन्फर्म हो जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर होगी। और अगर देखो तो हम कह दें, जैसे आप समझ रहे हैं ना, यहाँ सेंटर से इसको मिला दिया स्मॉल आर होगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी पता है कैपिटल आर हो जाएगी। मतलब आपको ये ध्यान देना होगा कि उसकी अंतर्गत जो हमारे पास कोई वृत्त बनेगा, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो अगर हम जैसे देखिए थोड़ा सा अगर हम ऐसे ना विजुलाइज करके ऐसे विजुलाइज करें तो समझ में चीजें आती हैं। ये देखिए लेंथ है, ये अंतर्वृत्त है, ठीक है। और इसकी बात कर दो तो क्या है परिगत है, मतलब कैपिटल आर है। एक तरफ से भी देखा जा सकता है, दूसरी तरफ से भी देखा जा सकता है। अगर अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या की बात करेगा तो भुजा देखो, भुजा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल सोचो तो पूरा ए है, ए का आधा कर दीजिए, ये भी आर है, ए भी आर है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा, भुजा का आधा हो जाएगा A/2। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे परिगत, परिगत परिगत मतलब हो गया क्या सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, कैपिटल आर इज इक्वल टू, कैपिटल आर इज इक्वल टू देखो क्या है लेंथ पता है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल है, क्या है विकर्ण है। और विकर्ण जो होता है किसी भी वर्ग का, स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, स्क्वायर का जो विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है, √2 इंटू भुजा होता है डायगोनल। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर इस लेंथ को सोचो तो पाइथागोरस के हिसाब से यह भी ए है, यह भी ए है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते तो ऐसे बनता है A² + A² मतलब √2A², तो A√2 हो जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो विकर्ण है D/2 होगा कैपिटल आर। अब D का मान कितना होता है, A√2 होता है, बटे 2 कर दीजिए तो आपको विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। बटे 2 कर देने से आपको क्या प्राप्त होगा, जो परिगत वृत्त है उसका उसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब आपको कभी अगर स्क्वायर दे दिया जाए, उसके अंतर्गत अर्थात उसके सरकम इन सर्कल की बात करें, इन सर्कल की रेडियस उसकी भुजा का आधा होता है, और सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है वह उसके डायगोनल का आधा होता है, विकर्ण का आधा होता है। जैसे कभी आपसे ये पूछ लेता है, कभी कभी एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, सपोज करिए आप लोग कंफर्म करिए, हमसे कहा जाएगा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है,
समबाहु त्रिभुज नहीं, हम समबाहुभुज में हम लोग लिखते हैं एक वर्ग है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक वर्ग की अंतर्गत और परिगत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि अगर कोई एक वर्ग है हमारा, वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग देखिए एक वर्ग इस टाइप से सोच रहे हैं, और वर्ग है तो इसकी प्रत्येक की भुजा, देखो कोई भुजा उजा नहीं दिया उसमें, लेकिन हम सबको पता है अगर हम यहाँ पर अंदर वृत्त बनाएंगे तो अंतर्गत कहलाता है, और ऐसे बाहर बना दे यह परिगत कहलाता है। दोनों बातें हम लोगों ने अपडेट करा भी अभी। तो अगर इस लेंथ की बात करो तो यह स्मॉल आर होगा, इस लेंथ की बात करो तो यह कैपिटल आर होगा। तो आपने पढ़ा कि जो अंतर्गत बनेगा उसकी रेडियस जो होगी वह क्या होगी पता है, भुजा का आधा होगा। और जो परिगत बनेगा, वो जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, विकर्ण कितना था, √2a/2 हो जाएगा, मतलब विकर्ण का आधा होगा। अगर हमें दोनों का रेशियो बनाना है r/r, तो क्या लिख दें, a/2 रेशियो √2a/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से कटा, 1 से कटा, 1/√2 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, अगर हम कोई वर्ग ले रहे हैं उसके अंतर्गत और परिगत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, क्षेत्रफल पूछ लेता, मान लो एरिया का रेशियो पूछ लेता, A1:A2 पूछ लेता, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछ ले तो आपका हो जाता है 1/2, मतलब इसी का वर्ग कर देते, इसका वर्ग करने से 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करने से आपका केवल 2 आ जाएगा। ये भी पूछ सकता है, जो पूछेगा हमारे हिसाब से आपको कंफर्म हो गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, जो मैं नोट करवा देता हूँ उसको इंपॉर्टेंट मान करके अपनी कॉपी में लिख लिया करिए, जो हमेशा काम आएगा आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इतना छोड़ दिया, प्रैक्टिस करते चलते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंफर्म हो सके। प्रीवियस ईयर क्योंकि ओरिएंटेड हूँ, जो प्रश्न परीक्षा से रिलेट किए हैं, आए हैं परीक्षा में, उन्हीं पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से क्या होगा। देखिए मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं एक ही प्रश्न ना कराऊं, जैसे अगर मुझे 10 क्वेश्चन करा के 15 जाने हैं तो बहुत ही आसान है मेरे लिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आपको डिटेल कर दूं, जिससे कि अब वो तो प्रश्न चलो ठीक ही है, उसके आस पास आए बाएं दाएं जो भी प्रश्न बन सकते हो वो आप एग्जाम में कम से कम इतने कंफर्टेबल हो उसको करके आए। ये आपकी भी अप्रोच होनी चाहिए और ऐसा ही हमारा पढ़ाने का उद्देश्य भी होना चाहिए। एक त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, यदि जो भुजाएं दे रखा है, ए बी दिया है 16, बी सी दिया है 12 और ए सी दिया है 20, तो वह त्रिभुज क्या है, वह त्रिभुज, ये प्रश्न आ चुका है। न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण मतलब अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो पता है, हो सभी कोण, मतलब जो थीटा हो वो लेस देन 90 डिग्री हो। अगर सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण कहलाता है। समकोण राइट एंगल होता है, केवल एक कोण, मतलब केवल एक कोण थीटा जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी कोई समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें केवल एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, दो नहीं हो सकते हैं। जबकि एक्यूट में सभी के सभी 90 से छोटे होने चाहिए। एक कोण अगर 90 के बराबर है तो वह समकोण। अधिक मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल। अब अधिक कोण का सेंस देखो क्या होता है, जब हमारे पास कभी भी कोई एक कोण, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अगर छोटा है तो बड़ा है तो अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। अब जैसे जो त्रिभुज आपको दिया है ध्यान से देखिएगा, अब इसमें डिसाइड करना, कोण को डिसाइड करना भुजाओं को देखकर थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल है। केवल एक ही परिस्थिति में हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि वो समकोण की स्थिति बन रही है, एक भुजा 16 है, एक भुजा 12 है, एक भुजा क्या है 20 है। अब आपके मन में भी डाउट होता है सर इतने बड़े बड़े नंबर हैं, अगर हम पाइथागोरस का नियम भी, चलो हमारे दिमाग में केवल ये सहारा बनता है समकोण, समकोण का उपयोग हम सोचें कि क्या ये समकोण है नहीं है, तो फिर उस हिसाब से जज करें। तो पहले समकोण के लिए हमारे दिमाग में पाइथागोरस आया, चलो ठीक है इसमें आसान डेटा इतना टफ नहीं है, 20 का वर्ग सोच सकते हैं, 16 का 256, 12 का 144 सोच सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सोच पाए तो कोशिश आप करो यह आसान हो जाए, सरल हो जाए। सरल करने के लिए मैंने देखा कि सब नंबर 4 से कट रहे हैं, 4 से इसको काटिए तो 5 जाएगा, 4 से इसको काटिए 3 जाएगा, 4 से इसको काटिए 4 जाएगा। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करते हैं। कैसे,
5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 16 और 9 जोड़कर देने से क्या प्राप्त होता है? 25। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका समकोणीय हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। समकोण यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। तीसरा प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज द राइट सोल्यूशन। समकोणीय त्रिभुज है, समकोण है, और आप करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन लगाइए। जितने लोग भी बताएं एकदम करेक्ट आंसर है। यस, इस हिसाब से डिसाइड करिएगा। बाकी अगर नहीं इतना दिमाग चलता है तो 20 का वर्ग कर लेना रफ पे। 20 का वर्ग 400 होता है, 16 का 256 होता है, और 12 के 144 जोड़ दिया 400 हो जाता है। वैसे भी डिसाइड कर सकते हैं। समकोण पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर रहा है तो हम लोग बता सकते हैं क्या हो जाएगा। इस कंडीशन को देखिएगा। एक अगला प्रश्न है अपने पास, ये भी देखिए सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का उपयोग ठीक ठाक है। तो पाइथागोरियन को लेकर के ट्रिकी अप्रोच होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई 11 है, 60 है, 61 है, तो निम्न में सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई हमको बतानी है। जो सबसे बड़ी भुजा है, देखो यहाँ पर, चलो ये प्रश्न तो ठीक है, ये आसान है, हो जाएगा। लेकिन कभी भी कोई त्रिभुज हो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कोई त्रिभुज हो उसके क्षेत्रफल, क्योंकि देखो हम तभी किसी भी भुजा की, किसी भी भुजा मतलब, या हम किसी भुजा से उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं जब अपने पास क्षेत्रफल का कमांड हो। अगर कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसकी अगर भुजाएं अननोन है और सब बराबर नहीं है या बराबर हैं भी, तो एक फार्मूला होता है जो उसके एरिया को निकालने में हमारी हेल्प करता है, जिसको आप हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूले में लिखा जाता है ए इक्वल टू अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। जहां पर ध्यान देने की जरूरत होती है कि यस का मान कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। करेक्ट, जिसे आप अर्ध यस को क्या कहेंगे, यस को आप बेसिकली ए प्लस, मतलब इसे सेमी पेरीमीटर, मतलब हाफ हाफ द, एक तरह से कह सकते हैं कि पहली चीज इसको जान लो, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पी, और पी बाई 2 कर दिया तो वही तो यस, मतलब अर्ध परिमाप होता है यस। यस क्या होता है? अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का क्या होता है भाई? आधा होता है। अब जैसे प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये देखिए त्रिभुज है अपने पास, ऐसे भुजाएं हैं। एक 11 है, बहुत छोटा बनाना चाहिए मुझे, देखिए थोड़ा लगे कि हाँ उसी तरह जैसे वहां पर दिया वैसे हमने बनाया। ये देखो ऐसे बना दिया। एक 11 है और एक 60 है, हाँ एक 60 है और एक 61 है। कह रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन है? ए है 61। इसके सापेक्ष विपरीत, देखो ये पढ़िए, वहां पर लिखा है कि सबसे बड़ी, सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष स्थित शीर्ष बिंदु, अगर मान लो ऐसे हम तेरे को जनरेट कर दें, ये लेंथ हमसे बेसिकली पूछ रहा है, ये लेंथ पूछ रहा है। अब इस लेंथ को देखिए हम क्या कहते हैं, कैसे निकाल पाएंगे। देखो हमेशा कभी भी कोई त्रिभुज ऐसे दिया हो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये देखिए त्रिभुज है, अगर किसी विपरीत बिंदु से हम, किसी विपरीत शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर लंब डालें तो वही उसके बीच की दूरी कहलाती है। तो इस लेंथ को अगर आप बेस मान लो, एरिया हो जाता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, इसको आप डी के हाइट भी कह सकते हैं, हाइट कह दीजिए। उसी क्रम में अगर हम लोग यहाँ पर विपरीत शीर्ष बिंदु से इसकी लेंथ को मतलब पता करना चाहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए डी है, तो इस लेंथ को ही एच कहिए। तो रूल होता है 1/2 गुणे बीसी गुणे कितना कर दो, एडी कर दो, बीसी गुणे एडी, यही आपको फाइंड करना है, मतलब इस एडी का मान हमको पता करना है। लेकिन इसके लिए हमारे पास हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के लिए आपको या तो हीरोन्स फार्मूले पर जाओ, लेकिन हीरोन्स से जाने से बढ़िया है कि थोड़ा सा चेक कर लो, शायद पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करता हो। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करता हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अभी कोई कटने अटने की स्थिति नहीं है। वर्ग करने पर 121 आएगा, 3600 आएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पर 36 एक 37, अभी आप इसको ऐड करेंगे तो 37 21 हो जाएगा। आप जोड़ कर देख लीजिए, इतना आ जाएगा। 61 का वर्ग करके कहीं भी देख लीजिए आप, ये देखिए 61 का वर्ग कर दिया मैंने, 6 के 6 12 हो गया, और 6 4 के 36 हो गया, एक हुआ, दो हुआ, 3721 हुआ, मतलब ये कन्फर्म है कि यहाँ पर इतने के बराबर है। अर्थात यह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो तय हो गया, यह कोण 90 होगा और यह उसके सामने का कर्ण होगा। तो रूल के हिसाब से एरिया का फार्मूला लगा दे 1/2 गुणे, भाई इससे मतलब तब नहीं रह गया, क्यों? क्योंकि ए आधार ना है ना तो ऊंचाई है। अब एरिया के लिए हमें जो अन्य भुजाएं हैं जो कर्ण के अलावा होती, उन्हीं पर ध्यान देना होता है। 60 गुणे 11 कर दो बराबर, अब उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों की मदद से नहीं, इसकी मदद से, इसको आधार मान लो, इसके विपरीत शीर्ष बिंदु से यह जो लेंथ है इसको ऊंचाई मानकर हम कर सकते हैं। 1/2 गुणे आधार आपकी हमने 61 माना है, और जो लेंथ इसने निकालने को कहा था जिसको हम एडी कह रहे हैं उसी को पता करने जा रहे हैं।
1/2 का काम भी खत्म हो गया, सीधा सीधा 60 गुणे 11 बटे आपका 61 हो गया। अब लमसम अगर देखो, लमसम पर जाओ तो 61 60 एक जैसे ही होते हैं, 61 60 एक जैसे ही होते हैं। तो अगर खत्म करो तो 11 के आसपास का डेटा होना चाहिए। फिलहाल 10 से बड़ा ही होगा, ये हो नहीं सकता। 9 होगा नहीं क्योंकि 10 के ऊपर ही होगा। अब ले देकर उम्मीद हमारी 10.8 है, बट भाई मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसा रिस्क मत लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इनमें से कोई नहीं जब दिया ही है तो आपको रफ पर जाना है, लिखना है 660 और भागे करना है 61। 61 एक बार जाएगा, 61 होगा, 5 होगा, 0 होगा, बहुत समस्या नहीं है। दशमलव लगा दे, शून्य हो गया। 8 बार जाइए, 8 1 8, 8 6 48। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, जबकि मैं रिस्क लेने में बहुत आगे हूँ। मैंने आपको कई बार पढ़ाया होगा, तो हम हमेशा आपको सलाह भी देते हैं कि करते समय थोड़ा सा रिस्क ले लो, कोई चलता है यार इतना। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि मत करना, ठीक है। आप रिस्क मत लेना, आप रफ पर जाना। 10.8 आ रहा है, बिना किसी डाउट के आप उत्तर करके आइएगा, ठीक है। मेरी सलाह मान लीजिएगा, इस चीज को गलत मत करिएगा। तो चौथा प्रश्न आपके सामने उत्तर है 10.8। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी बातें, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लीजिए, कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी होते हैं, उनको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो जो यहाँ पर जरूरत की चीजें हैं, मैं आपको एक पहले भी सेशंस कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इसको एकदम अपडेट कर देता हूँ, अप टू डेट कर देता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कथनों में कौन सा असत्य है, मतलब जो कि सही नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो असत्य है उसको ढूंढो, मतलब सारी सच्चाइयां दी गई हैं, हम लोग को कमियां ढूंढनी है। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण पूरक कोण, पूरक मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अगर आप एक समकोण त्रिभुज बना लो ऐसे, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो समकोण में एक तो 90 डिग्री तय है, बाकी जो कोण बचते हैं, एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा पता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तय। तो दो कोण जब जुड़ करके 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो उनको ही पूरक कहते हैं, ठीक। जैसे अगर एक कोण 30 होगा ना तो अगला 60 होगा तय, एक अगर 40 होगा तो अगला 50 होगा तय, एक 45 होगा तो अगला भी 45 होगा तय। ये सब कोण भाई एक 90 तय हो चुका, क्योंकि एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 होता ही होता है। तो अगर एक 90 हो गया तो बाकी कोणों का जोड़ 180 अंश होने के लिए अगले इन दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि दोनों पूरक होंगे, कन्फर्म है। तो यह पहली लाइन आपकी सत्य है, कन्फर्म है, मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट रिटन, सही लिखा गया है। किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण जो दो बचे आपके एक्यूट एंगल होते हैं, दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, वो आपके कोटि पूरक होते हैं, या पूरक जैसे लिख दिया, पूरक होते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तो अपने काम का नहीं, अपने को तो असत्य ढूंढना है ना, अपने काम का नहीं, अपने काम का जो है उस पर चलिए। समचतुर्भुज के बारे में जान लो, जिसको अंग्रेजी में रोम्बस कहते हो। क्या कहते हो, रोम्बस कहते हो। समचतुर्भुज हिंदी में कहा जाता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके साथ साथ देख लो कि जो इसके विकर्ण होते हैं लगभग लगभग बराबर नहीं होते हैं, लेकिन द डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द 90 डिग्री, मतलब जो विकर्ण होते हैं इनके, वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दिखा है, समचतुर्भुज के जो कर्ण हैं, कर्ण मतलब विकर्ण है, बेसिकली एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित है, बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द 90 डिग्री। दिस इज द राइट रिटन, ये भी सही लिखा हुआ है। मैं यही चीज बता ही रहा हूँ कि अगर कभी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, कर्ण कह सकते हो, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि किसी चतुर्भुज के कोण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, कोण समद्विभाजित का मतलब कहाँ करेगा कोण, जैसे यहाँ करता है, ये देखिए, कोण समद्विभाजित का मतलब ये लेंथ जाएगी, यह इसके बराबर हो, यह इसके बराबर हो, ठीक है। इसी प्रकार से यह इसके बराबर हो। तो इसने जैसे हमको जो स्टेटमेंट लिख कर दिया है, इसमें कहा है यदि किसी चतुर्भुज के कोण एक दूसरे को, कोण कहाँ कर सकता है, कोण कहाँ बराबर समद्विभाजित कर सकता है, कोण ऐसे ही तो होगा कि लाइन जाएगी जो विपरीत भुजा को मिलाएगी, विपरीत बिंदु को मिलाएगी, तो वह आपकी समद्विभाजित करे, मतलब इक्वल डिवीजन, इक्वल बाइसेक्शन इसको कहते हैं, बाइसेक्ट करने को कहते हैं। तो आकृति समांतर चतुर्भुज बनती है। पहली चीज तो जान लीजिए, आकृति को रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल मतलब आयत कहते हैं, ये तय है। और जितने आयत होते हैं सबके सब समांतर चतुर्भुज होते हैं, सारे आयत क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। बहुत ध्यान से मैंने इसकी हायरार्की आपको पढ़ाया, अगर पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा तो मैंने आपको जैसे पूछा था, बताया था, तो वो मैं आपको कंफर्म कर चुका हूं कि जितने भी चतुर्भुज हैं अगर वो समांतर हैं तो समांतर की कैटेगरी में दो चीजें डिसाइड होती हैं, एक रोम्बस और दूसरा रेक्टेंगल।
सभी आयत को आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज को आप आयत नहीं कह सकते हैं। तो अगर किसी चतुर्भुज के कोण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो आकृति आपकी समानांतर चतुर्भुज बन जाती है। ये भी सही रिटर्न लिखा है, गलत नहीं है, ये सही लिखा है। मतलब समांतर आयत बन गई तो समांतर चतुर्भुज तो बन ही गया। अब आता है यहाँ पर प्रत्येक त्रिभुज त्रिभुज का अधिक से अधिक एक कोण न्यून कोण होना चाहिए। जैसे आप इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग इसके बारे में कि एक किसी त्रिभुज का अधिक से अधिक एक कोण न्यून कोण होना चाहिए। अब ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं भाई, समकोण त्रिभुज बनता है कहाँ सभी न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण बनता है कहाँ पर सभी न्यून कोण होते हैं। तो ऐसा कोई सही बात नहीं है। आवश्यक रूप से यह जो स्टेटमेंट है वो फाल्स है। ये फाल्स है, क्यों फाल्स है? क्योंकि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। जैसे आप समकोण त्रिभुज जानते हैं तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, अधिक कोण जानते हैं तो एक कोण 90 से ज्यादा होता है। इसमें जो चौथा स्टेटमेंट है यही गलत लिखा हुआ है। चौथा स्टेटमेंट मतलब जो सी ऑप्शन है गलत लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर माना जाएगा। आई बातें समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक, चलिए इतना कंफर्म कर लीजिएगा। 5वां नंबर आपके सही प्रश्न का उत्तर आ चुका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ सीटेड सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, फॉर्म सीरियल नंबर के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और नहीं तो इस पर एक वीडियो मुझे कल करना है सीटेड के लेकर के, जो फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं मैं उसकी स्थिति आपको स्पष्ट करता हूं कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। यस, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी समचतुर्भुज को लेकर के आपके सामने कंडीशन आया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, फिर से आपके सामने विकर्णों की लंबाई आपको दिया है। एक विकर्ण आपका 10 दिया है, दूसरा विकर्ण आपका कितना दिया है? 24 दिया है। आपको पता है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई अगर एक 10 है तो बाइसेक्ट होगा तो यह पार्ट इसके बराबर होगा। अगर यह लेंथ पूरी की पूरी 10 है और यह पूरी की पूरी अगर 24 है तो तय है कि यह 5 होगा और यह क्या होगा? ये आपका 12 होगा। एक 5 होगा या 12 होगा, दोनों के बीच समकोण बनेगा। ये आपका चतुर्भुज है जिसका नाम एबीसीडी है और रोम्बस कहला रहा है। इट इज कॉल्ड रोम्बस, मतलब समचतुर्भुज कहला रहा है। अब आपको जैसे भुजा ज्ञात करनी है, मतलब इस लेंथ को ज्ञात करना है, इस लेंथ को ज्ञात करना है, तो इस लेंथ को पता करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा, क्योंकि भुजा से ही तो हम परिमाप निकाल पाएंगे। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाएं इसकी बराबर ही अच्छी बात होती है। समकोण त्रिभुज के हिसाब से अभी भी मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज बताया था। 5 का वर्ग 25, 12 का 144, जोड़ दिया 169, वर्गमूल करने पर 13 आएगा। यह भुजा 13 हो गई। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, 4 गुणे 13 मतलब 52 हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। और यहीं पर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लेता हूं, बता दीजिए। मान लो मेरे से पूछता कि एरिया बता दो, क्या होगा? एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया क्या होगा? एरिया का नियम होता है 1/2 d1 × d2। अगर क्षेत्रफल पूछता तो 1/2 d1 × d2, 1/2 गुणे d1 है 10 और d2 है 24, 2 से डिवाइड कर दो, 5, 24 पंचे 120। अगर क्षेत्रफल पूछता तो 120 आता। फिलहाल हमसे परिमाप ही पूछा था, और परिमाप पूछा था तो आंसर हम लोग कितना लगाएंगे? 52 लगाएंगे इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन। ठीक, लीजिए आ गया, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया एक, आप लोग क्षेत्रफल पर भी देख लीजिए, कंफर्म हो जाए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है। आइए इसको भी कर लिया जाए, कंफर्म हो जाए, जिससे कि टॉपिक ये आज का सेशन पूरा हो। कल हम लोग फिर से एक अलग से, मैंने जैसे आपसे कहा कि आप इतना कंफर्टेबल रहिए और रिलैक्स रहिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एंड तक आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। और आपको जैसे जो हमारी प्लेलिस्ट है 2000 जो टीआरई 2.0 वाली, उसकी भी प्रिपरेशन कर लेनी। उसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल सेशंस मैंने लिए हैं उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं रिवाइज कर दूंगा उस प्लेलिस्ट में, नई प्लेलिस्ट में बनवा करके, जिससे कि आप वहां पर, क्योंकि इतना समय है नहीं सबके पास, तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस ओरिएंटेड रह करके अपनी तैयारी को मजबूत करना है। और मैं डेली करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं डेली करा रहा हूँ। डेली जितना मेरे से हो पा रहा है, जितनी आवश्यकता है उतना करा रहा हूँ। आप करिए। हम कुछ मैराथन कक्षाएं भी लेंगे, थोड़ा लंबी, मतलब 4 घंटे 3 घंटे की, जैसे और परीक्षाओं में लेते हैं, तो जाकर के और चीजें कंफर्म होगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, एरिया का रूल होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2। इसके छोटे विकर्ण की लंबाई हमको दिया है, एक लेंथ दिया है 20। कह रहा है इसके लंबे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है, मतलब ये d1 हमसे d पूछ रहा है, या d1 पूछ रहा है, जैसे भी समझ लो। अगर इसको d1 कह दो, इसे d2 कह दो। तो एरिया की जगह लिख दो 480 इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1
D1 नहीं पता, इंटू D2 कर दो 20, ये कर दो 10 बार गया, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे 48 हो गया। तो D1 इज इक्वल टू कितना होगा 48, अर्थात इसके विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 48। विकर्ण अगर पता चल गया तो परिमाप भी पूछ लेगा और भुजाएं भी पूछ सकता है, पाइथागोरस पर जाकर के वो चीजें भी हम कंफर्म कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, एक और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये भी मतलब इसका मैंने डिस्कशन आपके साथ एक बार किया भी है, अगर आप लोग इसका सोल्यूशन मुझे बता दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आ चुका है प्रश्न और इस पर भी मैंने पूरा भी जैसे पीवाईक्यू एक कराया था, आज के 4-5 दिन पहले ही मैंने शायद कराया था, तो उस पीवाईक्यू में इस प्रश्न को मैंने सजेस्ट किया था, इस प्रश्न को मैंने लिया भी था और कंफर्म किया था कि आप लोग इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, इसको समझने की जरूरत है यहाँ पर कैसे करनी है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। अब आवश्यक रूप से सत्य नहीं है ये बात हमको बताना है, तो इसको थोड़ा सा आज अच्छे से कंफर्म करिए। चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अगर समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, क्या है जरूरी है, ये कंफर्म है। बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह चतुर्भुज क्या हो, आपका समांतर चतुर्भुज होगा, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि वह आपका एक ट्रेपेजियम भी हो सकता है और भी स्थितियां आपकी जनरेट हो सकती हैं, चतुर्भुज की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो मतलब इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा यहाँ पर। बाकी जैसे मैंने कहा यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो आयत होगा, विकर्ण अगर बराबर है तो आयत होगा, ये भी आपका देखो सत्य, मतलब सत्य तो है। अगर जैसे देखो देखा जाए तो डाउट ऐसे बनाता है जहां पर आपको लगता है कि सही है, जैसे आप ऐसे देखो चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अगर समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होगा ही, अक्सर होता है विकर्ण जब समद्विभाजित करते हैं, अभी हमने पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, आयत बनता है, आयत से वर्ग भी बन जाता है, सत्य तो होता है, लेकिन आवश्यक रूप से सत्य की बात यहाँ नहीं होती है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होता है, ये भी सही है, ऐसी बात नहीं, अगर विकर्ण देखो आयत के विकर्ण बराबर ही होते हैं, हमने इसका पूरा एक हायरार्की आपको समझाया, अगर एक क्लास अगर आप देखे होंगे पीवाईक्यू का तो उसमें मैंने पूरा बताया। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा, अक्सर वह वर्ग भी होता है समचतुर्भुज भी होता है। तो यहाँ पर आयत वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज होते हैं। आयत वर्ग और समचतुर्भुज ये सत्य बात है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें समांतर की तो समांतर की ही कैटेगरी यहाँ पर सबसे पहले क्या बनती है, आयत बनती है, वर्ग बनती है, और फिर सॉरी वर्ग नहीं, समचतुर्भुज बनता है, और समचतुर्भुज से यहां से आयत से ही आपका वर्ग बनता है। तो कह सकते हैं चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज, एक विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सभी आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, सभी समांतर चतुर्भुज क्या हैं, रोम्बस हैं, अर्थात समचतुर्भुज हैं। यहाँ पर एक से अधिक इस प्रश्न के लिए राइट सॉल्यूशन आप लगाइएगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कई में सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन आवश्यक रूप से वो बराबर नहीं है, सही नहीं है, इसलिए हम कहेंगे एक से ज्यादा अपने पास ऑप्शन है जहां पर यह सिचुएशंस आपकी जनरेट हो रही है, आवश्यक रूप से बराबर नहीं है। तो कंफर्म हो गया है प्रश्न, 8वां नंबर आपका डन हो गया है, आप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सबको क्लियर समझ में बातें आ गई होंगी। ये प्रश्न भी मैंने कराया था और यह प्रश्न आपका पिछली परीक्षा में आ चुका है, सब्जेक्टिव कंसर्न में आया था, 6 to 8 का जो पार्ट है, याद है कितने लोग को, कंफर्म करके बताइए कि आप में से कितने लोग इसको कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार अपडेट कर देता हूं कि प्रश्न देखिए हल कैसे होगा। एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, थोड़ा ट्रेपीजियम के बारे में इतना जान लीजिए आप लोग, ट्रेपीजियम जिसे आप समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में बस इतना समझ लीजिएगा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो असमांतर होती है, दो समांतर होती है, दो क्या होती है, असमांतर होती है। यह चतुर्भुज है, सपोज करो इसे हम क्या कह रहे हैं, ABCD कह रहे हैं। इसको एक को अगर x कह दो दूसरे को y कह दे, मतलब समांतर चतुर्भुज आपकी x और y है। इसका जो एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग ax प्लस वाई गुणे उनके बीच की दूरी, मतलब उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सपोज करो d है। रूल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे इसका क्षेत्रफल एग्जैक्टली पता चल जाता है। देखिए आप में से कई सारे लोग हमें उत्तर बता भी रहे हैं। अगर हम लोग कह दें कि एक समलंब चतुर्भुज है, जैसे आप ऐसे बना लो सबसे पहले, और जैसे जैसे बताया उस हिसाब से प्रेजेंट करें,
ए बी समांतर है सी डी के, और लेंथ को देख लीजिए, ए बी बड़ी है ना, हाँ, ए बी को नीचे रख दीजिए। तब ए बी को क्या दिया है इसमें 78, और इसको कितना दिया है 52, जो आपके पास क्या है सी डी है। ये देखिए ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया। अब चलिए कंडीशन समझिएगा, यहाँ पर ए बी 78 है, सी डी 52 है, एडी की लेंथ आपका 28 दिया है, हाँ, और बीसी बराबर 30 दिया हुआ है। एक बात और समझ लीजिएगा, एक ऐसे समलम जब हम बता ही रहे हैं आपको, तो समलम की एक स्थिति होती है, अगर कभी यह स्थिति हो कि यह लेंथ इस लेंथ के बराबर हो, इसके बराबर हो, तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। समलम समांतर चतुर्भुज, सॉरी, समद्विबाहु समलम कहते हैं। जब अगर मान लीजिए आपके पास अगर ये लेंथ 20 है, यह लेंथ सपोज करो 35 है, ये इसके बराबर है, अगर एक लेंथ यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दें, इतना भाग केवल 20 हो जाता है, और यह भाग आपका, यह भाग जो बचेगा हमारे पास 15, उसका आधा 7.5 और 7.5 हो जाएगा। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो अलग अलग भागों में, बराबर भागों में। अब जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो प्रश्न आपका दिया है, ये ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर यह लेंथ इस लेंथ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे, नहीं कर पाए थे, डाउट में आए थे। आप समझो इसको करना कैसे है। सबसे पहले जो ए लेंथ है ना, इसके समांतर एक त्रिभुज बना दो, ऐसे बना दो। अब जैसे ही समांतर एक रेखा ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, मान लीजिए ए बी सी डी ई पर आकर पड़ा, और अगर यह 28 है तो यह भी कितना होगा 28 होगा, कितना होगा 28 होगा। अब आपके पास एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस त्रिभुज जो हमारे पास है सीई बी, त्रिभुज सीई बी का क्षेत्रफल निकालना है, हाँ, और क्षेत्रफल के लिए आपको फॉलो करना है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। हीरोन्स फार्मूले का जो रूल होता है अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होता है, उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे पूरे इस फार्मूले का उपयोग करना है, तो आपको यस तो पता ही करना होगा। यस का मान कितना होगा, जोड़िए थोड़ा सा। जैसे आप एक बात समझ लो, पहले इसमें कुछ चीजें आपको कंफर्म हो गई होगी, ये 28 हो गया है, ये 28 है, ये 52 था, तो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती है। 78 में से 52 निकलेगा, 8 से 2 6 होता है, 7 से 5 26 हो गया, 26 हो गया है, करेक्ट है। तो आपके पास यह 26 है, 30 है और 28 है। अब आप अगर जोड़ लो, मतलब अगर यस निकालना है तो जोड़िए, 30 20 50 20 70 8 78 78 6 84 हो गया, 84 बटा आप 2 कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 हो गया। यहाँ पर लिखिए सबसे पहले 42, 42 से 30 निकालिए 12, 42 से 18 निकालिए 14, और 42 से 26 निकालिए, 42 से क्या निकालिए 26 निकालिए, तो हो जाएगा 16, करेक्ट है। अब आप इसका वर्गमूल करके क्षेत्रफल इसका सोच सकते हैं, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सोच सकते हैं। और क्षेत्रफल सोचिए, देखिए कैसे बनेगा। 16 का वर्गमूल सीधा सीधा पता है लोगों को 4 होता है, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 ना, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, यहाँ एक 14 है, यहाँ पे 14, एक 14 निकाल दीजिए 14, यहाँ 3 बचा, 12 3 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास इतना है। अगर आप लोग यहाँ से क्या कर दीजिए, एक लंब ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये लंब पता है क्या हो जाएगा, इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। और अभी एक प्रश्न हम लोगों ने किया था जहां पर त्रिभुज की भुजाएं दी गई थी, और हम लोगों ने 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट करके जो किसी शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा की जो लेंथ दी गई थी, उसकी लेंथ हमें ऊंचाई हमने पता भी किया था। तो आप चाहें तो इस लेंथ को जो समलंब चतुर्भुज की यहाँ पर ऊंचाई हो सकती है, उसका मान निकालने के लिए आप लिखो 1/2 गुणे, तब बेस आपको इसको लेना पड़ेगा 26, गुणे आपको करना होगा डी, बराबर देखो जो लिखा है 4 गुणे 14 गुणे 6, क्योंकि ये क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का आ चुका है। अब आप इसको जो पॉसिबल हो काट पीट दीजिए। कैसे कटेगा देखिए, 2 से कटेगा, यहाँ 13 हो जाएगा, और डी का मान करना है तो इतना बटा 13 कर दीजिए, मतलब डी बराबर आप लिख सकते हैं 4 गुणे 14 गुणे 6/13, ऐसे रहने दीजिए। अब हम ट्रेपीजियम का जो क्षेत्रफल है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग 78 और 52, जोड़िए 8 2 10, 7 5 12 1 13, 130 हो गया, गुणे 4 गुणे 14 गुणे 6 है, अलग से रहने दीजिए ऐसे, बटा 13 है, 13 दहम में 130 होता है, 2 पंचे 10 होता है। अभी आप पूरा सोल्यूशन करिए, 5 चौके 20 हुआ, 14 छंग 84 हुआ, 84 दूना कितना होता है, शून्य कर दो, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 1680 हो जाएगा, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। मैं आपको बताऊं कि बहुत कंफ्यूजन था इस प्रश्न को लेकर, बहुत लोग कंफ्यूज थे, नहीं कर पाए थे। इसको बहुत ध्यान से देख लेना, ऐसे प्रश्न आपके बन पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड जब क्वेश्चन हो पाते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस और आता है। ठीक है, तो प्रश्न अच्छा है, ध्यान से कर लीजिएगा।
थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसे प्रश्न पर आपको समझ लीजिए ऐसे प्रश्न मेरिट में हमें लाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज के सेशन का कर रहे हैं। 10वां नंबर देखिएगा ध्यान से, क्या है? एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है? सरकमफियरेंस ना। वृत्त, देखो कोई डेटा नहीं दिया है, वृत्त को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। वृत्त की परिधि, देखो एक वृत्त है अपने पास, ए इसका सेंटर है, रेडियस है, और साथ साथ एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप। एक वर्ग है जिसकी भुजाएं अगर आपको पता है तो भुजाएं ऐसे ऐसे हम लिख देते हैं, और इसकी रेडियस हमने लिख दिया। कह रहा जो वृत्त की परिधि है वही वर्ग का क्या है? परिमाप है। अब आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। चलिए कैसे करते हैं समझिएगा। परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है ना। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। आप सबने पढ़ा है वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। 2 1 के 2 कर दीजिए, 2 2 4 कर दीजिए, कट गया। तो आप इसको लिख सकते हैं r/a, इसको इधर लाइए, 2/पाई, मतलब ये हो गया आपके पास वृत्त की त्रिज्या। जैसे आप कभी ऐसे ऐसी स्थिति में आपसे कोई पूछे कि त्रिज्या और वर्ग की भुजा में अनुपात क्या है, तो कह सकते हो 2/पाई है। 2 क्या है? पाई है। मतलब आपको जहां पर वृत्त की त्रिज्या लगानी पड़े वहां पर 2 लगाना, और जहां पर वर्ग की भुजा लगानी पड़े वहां पाई लगाना। अब आप इसका, जैसे हमसे कहा गया कि इनके क्षेत्रफलों का पहले किसको रखना है बताइए? पहले वृत्त रखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग मतलब पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर। तो पाई का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। एक पाई तो एक पाई से चला ही जाएगा, ये देखो एक पाई खत्म हो गया। यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 22/7, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूना 4 होता है, 2 11 बार 22 होता है, 7 दूना 14 होगा, 14 अनुपात 11 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा, 14 अनुपात 11 होगा, जो कि आप लोग जितने लोग बताएं एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। 10वां नंबर आपका डन है। आप इस प्रश्न का सलूशन कर लें, हल कर लें, और आज के सेशन को यहीं पे समाप्त कर दें। कल हम फिर से मुलाकात करेंगे अगले फिर से एक PYQ के माध्यम से एक टॉपिक कवर करते हुए, और अगले सेशन में आप फिर से हमारे साथ लगिए। अपनी प्रतिक्रिया, अपने फीडबैक जरूर दिया करिए, अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखा करें, जिससे कि हम उस पर कार्य कर सकें। जब आपके कमेंट्स आते हैं कि PRT पढ़ना है, सर ये करना है, टॉपिक नहीं आ रहा है, त्रिकोणमिति लगानी है, सांख्यिकी लगानी है, प्रोबेबिलिटी लगानी, उसी पर हम विचार करते हैं और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन तय करते हैं। क्योंकि इस समय सच में सबके बौद्धिक होने का है, हम सबको साथ में प्लान करना है। हमें भी कुछ अनुभव है, उसका उपयोग करें। आपको जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके अनुभव, उसका सेंस हमें दें, जिससे मिला जुला करके हम लोग चीजों को अच्छे से तैयार करें। मुलाकात कल होगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रात में 9 बजे मेन चैनल टारगेट विथ आलोक पर मैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए प्लान करूंगा। आप में से जितने लोग रिक्वायर्ड है, जिनकी जरूरत है, वो आकर आइए। 9 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।